जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर नंबर 101। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स है ये डिस्कस करेंगे और एंड पे जो टाइम बचेगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ केस स्टडीज़ वॉल्यूम 2 की कर लें इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में स्टडी किया था कि जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम अंडरस्टैंड करते हैं, सेल सिस्टम हो या परचेज सिस्टम हो या पेरोल है, कैश एंड बैंक, इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट्स, उसको हमने डॉक्यूमेंट भी करना है। डॉक्यूमेंट करना रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके हमने पढ़े, नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो पूछने सब ठीक है, सब अच्छा है। अच्छा, असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है? रिटर्न असाइनमेंट थी ना, एक केस स्टडी थी, एक केस स्टडी थी क्यों नहीं? नहीं, रीडिंग की असाइनमेंट भी थी, कोई केस स्टडी भी थी? केस स्टडी नहीं थी कोई? चले कोई बात नहीं, रीडिंग कर लिया आपने? ओके, चलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए फिर जरा इसको फिर भी एहतियातन डिस्कस कर लेते हैं। मे भी कोई ऐसा कंसेप्ट हो जो समझना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये किस चीज से रिलेट करता है? देखिए, ऑडिट के दौरान में हमें मिस स्टेटमेंट्स भी आइडेंटिफाई हो सकती है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई हो सकती है। मिस स्टेटमेंट के तो बारे में आपको पता है क्या करना है, वैल्यूएट करना है, इफेक्ट क्या है उसका, मटेरियल है, परवेसिव है, उसके मुताबिक इम्पैक्ट और रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। सवाल यह कि अगर कोई वीकनेस इंटरनल कंट्रोल हो, चैप्टर 12 आपने पढ़ा है ना, इसमें सम टाइम आप आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, सम टाइम आइडेंटिफाई करते हैं वीक कंट्रोल्स। आइडेंटिफाई कर ले आपने केस स्टडी में। क्वेश्चन यह कि प्रैक्टिकली जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो जो वीकनेस इंटरनल कंट्रोल आपको मिलेंगी, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे उसको? क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट में उसको मेंशन करेंगे? साहब नहीं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है नहीं। फिर क्या करेंगे ये बता रहा है। कह रहा है, इफ ऑडिटर फाइंड्स अ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, दे मस्ट इंक्रीज द रिस्क असेसमेंट फॉर एरिया अफेक्टेड बाय द वीकनेस। जिस एरिया में वीकनेस है उसमें कंट्रोल रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा? डिसाइड्स नॉट टू रिलाई ऑन कंट्रोल इफ डेफिशिएंसी आर सेवियर। अगर डेफिशिएंसी ज्यादा है, जैसे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से भी ज्यादा है, फिर क्या होगा? पहला स्टेप रिस्क बढ़ा देना है। दूसरा स्टेप हमने कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं करना। तीसरा स्टेप कम्युनिकेट डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है। और अगर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट हो तो हमने 2 गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट करना है। एक मजीद प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, वो क्या वाला? एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं करना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ जाएंगे, और फिर हमने कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को। और अगर ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस सवेयर हुई तो हमने 2 गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट करना है। आपको पता है मैनेजमेंट के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं 2 गवर्नेंस, उसमें फर्क ये है, मैनेजमेंट को तो हम हर इशू ही लगभग कम्युनिकेट कर देते हैं अनलेस के कोई प्रोहिबिटेड हो, और 2 गवर्नेंस को हम सिर्फ जो सवेयर इश्यूज होते हैं सिग्निफिकेंट वही कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने बता दिया कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करना कैसे है? रिटर्न, हाँ, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं जिसके जरिए कम्युनिकेट? मैनेजमेंट लेटर। शाबाश। नीचे उसने आपको उसका फॉर्मेट बताया, हालांकि फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी ये सीख चुके हैं। आपने जो इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस आइडेंटिफाई करने की केस स्टडी अटेम्प्ट की है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और फिर उसके बाद उसका सजेशंस क्या होंगी, ये आपने केस स्टडी की है ना, उसी का नाम है मैनेजमेंट लेटर। उसी केस स्टडी को, उसी क्वेश्चंस को अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे तो उसे मैनेजमेंट लेटर कहेंगे। कह रहे मैनेजमेंट लेटर इन्फॉर्म करता है मैनेजमेंट को कि इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी ऑडिटर ने क्या आइडेंटिफाई की है। ठीक है, वो कहता है ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं ऑडिटर का, ठीक है, लेकिन ऑडिट के दौरान में उसे जो वीकनेस सामने आई वो प्रेजेंट कर देता है। कंटेंट्स क्या हो गए मैनेजमेंट लेटर में? क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज। पहले बताया जाएगा क्या चीज है जो वीकनेस है, दूसरे नंबर पर बताया जाएगा इफेक्ट क्या होगा या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और तीसरे नंबर पर क्या बताया जाएगा? रिकमेंडेशंस। प्रैक्टिकली रिकमेंडेशंस ऑप्शनल है, एग्जाम में आपसे पूछता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहरहाल प्रैक्टिस यही है कि हम रिकमेंडेशन सजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या? ये उसने एग्जाम्पल्स दी आपको, रिस्क क्रेडिट लिमिट जो है सेट नहीं हो रही, और फिर
जो पर्सनल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ईमेल के ज़रिए से सेंड करता है कंफर्मेशन लिए बगैर। ये दोनों वीकनेस है ना, हमने पढ़ा था। ये पेरोल डिपार्टमेंट की वीकनेस, और इसके अलावा कोई भी वीकनेस जो आपने आइडेंटिफाई की उसकी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा और रिकमेंडेशन, यानी मैनेजमेंट, आप इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की जो केस स्टडी है यही रिटर्न फॉर्म में मैनेजमेंट को दे देंगे, वो मैनेजमेंट लेटर बन जाएगा। चलिए, ये तो हमें इससे हमें समझ आ गई बात। अच्छा, अगर एग्जाम में वो केस स्टडी इसी तरीके से दे, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडी जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एंड में अगर वो लिख दे कि मैनेजमेंट लेटर ड्राफ्ट कीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं? उसी चीज़ का नाम है, इसी चीज़ का नाम प्रेजेंट करना है। आप चाहे कॉलम फॉर्म में प्रेजेंट कर दें, ये भी प्रैक्टिस मौजूद है, और चाहे आप वो स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दे, कॉलम ना टेबल ना इंक्लूड करें। टेबल फॉर्म में भी एक्सेप्टेबल है, मैनेजमेंट लेटर बनाया जाता है, विदाउट टेबल भी बनाया जाता है, वो जैसे आप कन्वीनियंट हो। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉल एंटिटीज। अच्छा, इस कंसेप्ट की बेस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हमने चैप्टर शायद गालबन 10 था, वो एक मिलता जुलता कंसेप्ट था, वो कौन सा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑडिट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है? हाँ जी। तो जो उसका सिस्टम होता है लगभग वही सिस्टम स्मॉल एंटिटी का होता है, क्योंकि अक्सर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये स्मॉल लेवल पे ऑपरेट कर रही होती हैं, और इनमें जो एक्टिविटीज या जो इनका स्टाफ होता है या इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं। एक कमर्शियल लिस्टेड कंपनी की निस्बत नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल एंटिटी हो, इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, सिस्टम इनका कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है। तो यहाँ पे आपको वो यही बता रहा है कि स्मॉल एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होता है। कह रहा है फीचर्स ऑफ स्मॉल एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ओनर मैनेजर एक्टिवली मैनेज विदाउट इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और फॉर्मल एथिक्स को। ओनर मैनेजर किसको कहते हैं? ये सिंगल टर्म है ओनर मैनेजर, दो टर्म्स नहीं है। ओनर मैनेजर एक ही बंदे। स्मॉल एंटिटी में कह रहा है अमूमी तौर पे जो बिजनेस को ओन कर रहा होता है वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होता है। लार्ज एंटिटी की तरह नहीं है जिसमें शेयर होल्डर्स अलग हैं, डायरेक्टर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है। कहता है नहीं नहीं, इधर तो शेयर होल्डर भी वही, डायरेक्टर भी वही, मैनेजर, बाज़ का तो एम्प्लॉय भी वही, साथ लगे काम भी करवा रहा होता है, कर रहा होता है साथ। तो ओनर मैनेजर बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, एग्री करते हैं, ये गुड थिंग है। विदाउट इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और फॉर्मल एथिक्स, लेकिन उसके ऊपर किसी और की ओवरसाइट नहीं होती, सुपरविजन नहीं होती, ये बैड थिंग है। क्योंकि बिजनेस में इन्वॉल्व होगा जब वो, तो मैनेजमेंट का फंक्शन तो अच्छा हो गया, ओनर खुद इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट तो बेहतरीन तरीके से करेगा, लेकिन गवर्नेंस फंक्शन किधर गया? ठीक है, कोई और इंडिपेंडेंट पर्सन तो नहीं होगा जो उसको देख रहा हो कि काम सही कर रहा है कि नहीं। आगे चल के बताएगा अगर ये पर्सन है, ये फ्रॉड करना चाहे, बैंक से लोन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही हैं और इनमें ओवरस्टेट करना, क्या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल एंटिटी है, क्या कोई और पर्सन होगा जो इसको रोक सके? नहीं। इस स्मॉल एंटिटी से आपके जहन में पता है क्या आना चाहिए? जैसे घर के करीब डिफरेंट बिजनेस होता है ना, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ये समझ लीजिए उसकी बात कर रहा है। वो तो बिल्कुल ही छोटा लेवल हो गया, उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड कर ले, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं छोटे, ये स्मॉल एंटिटी है। इवन ये जो दुकानें आपको घर के करीब नजर आती हैं, ये भी स्मॉल एंटिटी की डेफिनेशन में कवर होते हैं। समटाइम इनको भी बिजनेस के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवा के लाओ, उस पर्पज के लिए ये भी हमारे ऑडिट क्लाइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझा रहा है कि अगर कोई स्मॉल एंटिटी आपसे ऑडिट करवाने के लिए आती है तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं और कैसे इस स्मॉल एंटिटी का ऑडिट आपकी लार्ज एंटिटी से डिफरेंट होगा। पहले तो फीचर बता रहा है, ऑडिट की अप्रोच बाद में बताएगा। ओनर मैनेजर बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व, हमने कहा ये गुड थिंग है। फिर उसने कहा लेकिन और कोई पर्सन नहीं होगा जो इसको सुपरवाइज कर रहा हो, इसको मॉनिटर कर रहा हो, हमने कहा ये बैड थिंग हो गया। एक ही सेंटेंस में गुड भी बता दिया और बैड भी बता दिया, ओवरसाइट नहीं, ये फीचर। फिर मैनेजमेंट ओवरसाइट इज हाई ड्यू टू क्लोज इन्वॉल्वमेंट, मैनेजमेंट खुद ओवरसाइट, बिल्कुल ये अच्छी बात है। ये लगभग उसी बात को उसने रिपीट कर दिया है कि ओनर मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहा है बिजनेस को। ठीक है, वो बिजनेस में उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल सही, हम एग्री करते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है ओनर मैनेजर की।
कह रहा है यूजुअली नो फॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, कहता है कोई फॉर्मल या डॉक्यूमेंटेड सिस्टम अमूमी तौर पे स्मॉल एंटिटी में नजर नहीं आएगा। इधर कोई हायरिंग होगी बकायदा, कोई इंटरव्यू नहीं होंगे, कोई ऐसे इतने फॉर्मल इंटरव्यूज नहीं होंगे, टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। ज़बानी कलामी कहा जाता है हाँ भाई कल से आ जाना काम पे, और ज़बानी कलामी कहा जाता है भाई कल से ना आना। तो फॉर्मल सिस्टम जो होंगे, रिटन कोड ऑफ एथिक्स, रिटन प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल्स, कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। और इससे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। किस बात पे अलर्ट होना चाहिए? कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है कि ज्यादा ना मिले। जैसे ये सेल्स करेंगे, आपके ख्याल में नॉर्मल एक कंपनी जो होती है, जो लार्ज कंपनियां हैं लिस्टेड, उसमें सेल होती है, डॉक्यूमेंट्री इनवाइस होती है, एविडेंस होता है, बिल्कुल इनवाइस होती है। क्या ये जो घर के करीब हमारे छोटे मोटे स्टोर्स वगैरह होते हैं, शॉप्स होती हैं, ये सेल परचेज करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है? नहीं होता। कोई इंसिस्ट करे कस्टमर तो फिर उसको कोई रफ से इनवाइस बना देते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल नहीं है। अब ये गुड थिंग हुई कि बैड थिंग हुई हमारे लिए? ये बैड थिंग हुई। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट गुड थिंग। नो फॉर्मल सिस्टम, कोई रिटन कोड ऑफ एथिक्स नहीं, कोई रिटन मैनुअल नहीं, डॉक्यूमेंट्स ज्यादातर जबानी कलम, कोई रिटन अवेलेबल नहीं, वर्किंग वर्बल चल रही सारे। ओनर मैनेजर टिपिकली ऑथोराइज एंड रिव्यूज परफॉर्मेंस पर्सनली। ओनर मैनेजर ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज भी खुद करता है और परफॉर्मेंस को भी खुद रिव्यू करता है। ये गुड थिंग होगी। ऑथोराइजेशन हो रही है, साथ साथ कोई भी परचेज करनी है ओनर खुद ऑथोराइज कर रहा है ट्रांजैक्शन, ठीक है। बाजू का तो खुद जाके मार्केट से सामान लेके आ रहा होता है शॉप के लिए, दुकान के लिए, यहाँ परचेजिंग में खुद इन्वॉल्व है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। जरा सम अप कीजिए, एक स्मॉल एंटिटी कैसे डिफरेंट है, उसमें क्या यूनिक फीचर्स हैं जो कि एक लार्ज एंटिटी में नॉर्मली नहीं होते। कौन कौन से फीचर है? ओनर मैनेजर, और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन खुद कर रहा है, खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस रिव्यू भी खुद कर रहा है। इसमें जो ओनर, अब इसमें बताइए पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन सा है? ओनर की अपनी इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। कोई सुपरविजन नहीं है, नेगेटिव। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, परफॉर्मेंस रिव्यू खुद कर रहा है, ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन खुद दे रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब कुछ मिक्सर्स है। अच्छा, एक दो और पॉइंट, क्या फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा ट्रांजैक्शन का? तो क्या आप वो जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, याद है आपको? वो अप्लाई कर सकेंगे इधर? क्यों नहीं कर सकेंगे? वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ही नहीं है। वो कंप्यूटर ऑडिट असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स दूर की बात है, आप नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर ले, बड़ी बात है। वो तो सिंगल एंट्री पे मेंटेन, सिंगल एंट्री समझते हैं सिस्टम क्या है? कि कोई आपका प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं होगा। आप उससे पूछेंगे कितनी परचेजेज हैं, वो आपको कहेगा सर ये एक कॉपी के ऊपर लिखी हुई है सारे महीने की परचेज, ये लीजिए, इससे निकाल लेके। सेल कितनी की है सर? कैश सेल का हिसाब नहीं है, जो उधार सेल की है ना वो हम लिख लेते हैं, ये पड़ा हुआ है, ये शेख साहब से इतने पैसे लेने हैं, भट्ट साहब से इतने पैसे लेने हैं, आगे सारे, ठीक है। तो इनका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो। ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती है। तो मुझे बताइए जरा, इन प्रॉब्लम की वजह से हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए स्मॉल एंटिटी ऑडिट क्लाइंट, ऐसा ही है? नहीं, एक्सेप्ट कर, कोई रास्ता निकालना है, रास्ता निकालना, ठीक है। फीचर्स उसने हमें बता दिए, अब हमें रिस्क एंड प्रॉब्लम्स बता रहा है। रिस्क एंड प्रॉब्लम भी फीचर्स पे ही से ही रिलेटेड है। क्या है जी रिस्क एंड प्रॉब्लम्स? कह रहा है मैनेजमेंट में लैक एक्सपर्टीज टू कंट्रोल द एंटिटी। अच्छा, उस पर्सन के पास बिजनेस स्किल हो सकता है बेहतरीन हो, बिजनेस वो साल से चला रहा हो और ग्रो भी कर रहा हो। बाज़ औक़ात ऐसे ये लोग इतने पढ़े लिखे शायद ना हो, ऑडिट के बारे में ना जानते हो, इंटरनल कंट्रोल के बारे में ना जानते हो, लेकिन हमें बिजनेस के बारे में जानते होंगे, बिजनेस में एक्सपर्टीज होंगी, ठीक है। हो सकता है हम बिजनेस की एबीसी भी जानते हो और वो ऑडिट की एबीसी ना जानते हो, ठीक है। लेकिन हमारी जरूरत उनके साथ, उनकी जरूरत हमारे साथ। वो ऑडिट करवाने के लिए आएंगे, हम कहेंगे ठीक है, या इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। तो ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, इनमें अमूमी तौर पे इंटरनल कंट्रोल का नॉलेज नहीं होता, कंट्रोल्स के बारे में इन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता, लेकिन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस ग्रो कर रहा है।
तो पहले उसने प्रॉब्लम क्या बताई कि मैनेजमेंट को कोई इंटरनल कंट्रोल का पता नहीं होगा, आपने उनके साथ कोई ऐसा टेक्निकल लफ्ज नहीं बोलना जो उनको समझना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का वीक है, ओके, पता नहीं क्या होता है सेग्रीगेशन, ऑडिट ट्रेल पता नहीं क्या है, ठीक है, इस तरह के अल्फाज नहीं, क्योंकि वो एक्सपर्टीज नहीं है उनकी। सेग्रीगेटेड ड्यूटीज जो है यहाँ पे क्या पॉसिबल होगी आपके ख्याल में स्मॉल एंटिटी में? नहीं, बल्कि स्मॉल एंटिटी में तो एक ट्रांजैक्शन पे 2 लोग इन्वॉल्व करना दूर की बात है, वो 10 ट्रांजैक्शन के लिए एक ही बंदे को कहेंगे भाई सारा काम तुमने करना। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं मिलती, एक ही बंदा कई की काम कर रहा हो, ओनर बेचारा खुद, वो ओनर भी है, वो मैनेजर भी है, वो डायरेक्टर भी है, अप्रूवल भी वही कर रहा है, इंस्ट्रक्शन भी वही दे रहा है। इंक्रीज रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, अगर वो कंट्रोल्स को बाईपास करना चाहे, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस एप्रोप्रिएशन करना चाहे, क्या इसके लिए करना आसान है या मुश्किल? आसान है। कंपनी में मुश्किल है, कंपनी में कोई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करना चाहिए कंपैरेटिवली, हालांकि उधर भी रिस्क है, हर कंपनी में है, लेकिन स्मॉल एंटिटी में ज्यादा, उधर फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्टर अगर कंट्रोल को ओवरराइड करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन दूसरे डायरेक्टर्स भी नजर रख रहे होते हैं, चांसेस हैं कि ये ओवरराइड आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन यहां पे तो उसे कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं। पुअर ऑडिट ट्रेल ड्यू टू इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन, जब डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, ऑडिट ट्रेल होगा? क्या एक्टिविटीज का लॉग मेंटेन हो रहा होगा? कोई लॉग नहीं, कोई ऑडिट ट्रेल नहीं, ठीक है। फिर कैसे करना पड़ेगा, कैसे हम एविडेंस, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए ओवरराइड ऑफ कंट्रोल में तो हमने कहा कंट्रोल्स रिलाई नहीं करेंगे, कंट्रोल्स तुम लोगों के होते ही नहीं है, अव्वल तो नहीं, अगर हो भी तो ओवरराइड ऑफ कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल्स तो इनके लाइकली टू बी वीक है। तो हमारी अप्रोच क्या होगी ऑडिट करने की? सिस्टम बेस्ड, ट्रांजैक्शन बेस्ड या रिस्क बेस्ड? क्या करें? क्या हम सिस्टम बेस्ड अप्रोच यानी कंट्रोल्स पे रिलाई करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या एविडेंस फिर भी अल्टरनेटिव प्रोसीजर से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इफेक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच क्या होगा? ऑडिटर रेयरली यूज कैट्स ड्यू टू लिमिटेड सिस्टम, लिमिटेड सिस्टम है, कोई ग्रो कर जाए ऑर्गेनाइजेशन तो फिर हो सकता है वो कंप्यूटर या कोई पढ़ा लिखा, फर्ज कीजिए कोई पर्सन जो है वो अगर बिजनेस कर रहा है, मे भी वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन अमूमी तौर पे रेयर है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं होने। राइटर रिलाई लेस ऑन कंट्रोल्स, इंक्रीजिंग सब्सटेंटिव टेस्टिंग, कंट्रोल्स पे रिलाई लेस करना है, टेस्टिंग ज्यादा करना। कुछ समझ आया आपको? ठीक है, तो अल्टीमेटली अप्रोच इसकी लगभग वही है जो कि हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थी, ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर फोकस करना है, कंट्रोल्स वीक होते हैं, ठीक है, और नॉर्मली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज नहीं किया जाता। भी एग्री करते हैं? इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव, छोटा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसने सिखाया क्या आपको कि स्मॉल एंटिटीज का ऑडिट कैसे करना है। अच्छा, केस स्टडी में कैसे पहचानेंगे ये स्मॉल एंटिटी है या ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या ये कि नॉर्मल क्लाइंट है? बताएं जरा, केस स्टडी में कैसे? देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना अमूमी तौर पे नाम से पहचानी जाती है, उसके नाम में होता है ट्रस्ट आ गया वर्ड, वो कोई इस तरह जिससे पता चले कि कोई हेल्प करने के लिए लोगों की क्रिएट हुए हैं, एक्टिविटीज के बारे में बता देता है, उससे पता चल जाता है। स्मॉल एंटिटी कैसे पता चलेगा? ह्यूमन रिसोर्स कम होंगे, कोई 2-4 लोग के, कैसे 2-4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड ऑपरेशन, या कोई ना कोई हिंट क्वेश्चन में जरूर देगा जिससे पता चलेगा कि आपको ये स्मॉल एंटिटी है। जैसे चले एक कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है, साथ ही इसको भी पढ़ लेते हैं। जी जी, हाँ, ओनर इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में, वो ओवरराइड क्यों करेगा? क्या वो अपने आप से ही धोखा करेगा? नहीं, जहन में रखिए इसको ऑडिट करवाने की जरूरत है, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है स्मॉल एंटिटी के लिए ऑडिट करवाना। ये क्यों ऑडिट करवाएगा? ये सोचे, लोन लेने के लिए, तो ये ओवरराइड क्यों करेगा? फिर बैंक को धोखा देने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। अपने आप को धोखा नहीं देगा, बैंक को देगा ताकि इसे लोन मिल जाए। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, क्वेश्चन देखते हैं जरा, आप पहचान पाते हैं कि नहीं, इससे पता चलेगा कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट, हालांकि छोटा सा टॉपिक है फिर भी, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना क्वेश्चन की। रिक्वायर्ड डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। सच ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं पता हमें, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल्स एंड द रिस्क विच द ऑडिटर में फेस इन सच ऑडिट।
कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स उसने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया कि क्या कह रहा है, फीचर्स। और रिस्क भी बताओ क्या होंगे। अच्छा अप्रोच तो नहीं पूछी उसने, अप्रोच नहीं पूछी। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता, एक दफा हमें ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाए ना किसकी बात कर रहा है, फिर हम उसके फीचर्स या उसका जो रिस्क है बता देंगे, कंट्रोल्स का मसला। कह रहा है टीएस लिमिटेड इज ए स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस, यहीं पे हल हो गया मसला। किस लफ्ज से? स्मॉल एंटिटी है। आगे फिर शायद कोई इंडिकेशन देगा। ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस नो सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट। स्टाफ भी कम है, ये 2-3 बंदे हैं, एक आधा शायद बाद में कोई मजीद ऐड कर देगा चाय पानी के लिए। द मैनेजिंग डायरेक्टर ओवरसीज ऑल द ऑपरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ही सारे ऑपरेशंस देख रहा है। हालांकि डायरेक्टर का काम ऑपरेशंस देखना नहीं, वो तो मैनेजमेंट करती है। Besides the programmers and system analysts, there is only one manager who reports to the MD. एक ही मैनेजर है। अब इससे आपको अंदाजा हो गया टोटल 3 लोगों की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आजकल तो छोटी सी दुकान हो ना, उसमें भी 4-5 लोग होते हैं, मतलब कम से कम 2-3 तो होते ही हैं। तो ये एक स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस। क्या इससे आपको इंडिकेशन मिल रही है कि ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? स्मॉल। अच्छा इंडिकेटर्स बताएं कौन कौन से, जैसा एक तो क्लियरली बता दिया उसने स्मॉल, फिर उसके बाद किस चीज पता चला? उसने कहा 3 लोग हैं, और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, ये भी एक इंडिकेशन है। ठीक, तो इससे अंदाजा हो गया। अब की फीचर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो रिस्क है, वो तो आपका रिप्रोडक्शन का ही होगा ना, ऐसा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन एग्जाम में याद रखें, अभी तो चूंकि आपने वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, आपको पता है तीर तुक्का चलाते वो भी ठीक ही बैठता। एग्जाम में आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, जब बहुत से क्वेश्चन में मिक्स क्वेश्चन आएगा ना, ये सोचो। और ये मैंने आपको बोला है कि कम से कम आपने कोशिश करें, अगर हो सके ना तो 5 कोई सी भी रैंडम अटेम्प्ट उठा लें, क्योंकि अब ये जो आपको सजेशन देने जा रहा हूँ, ये आपकी रिवीजन या नॉलेज के लिए नहीं है, ये आपकी सिमुलेशन के लिए है। पिछले जितनी भी अटेम्प्ट्स हुई हैं कि आपके पिछले 10, 20, 30 सालों में, रैंडमली किसी भी अटेम्प्ट्स का 5 दफा आपने एक्सरसाइज करनी है। किसी भी अटेम्प्ट का पूरा पेपर डाउनलोड करें और उसे 3.25 घंटे में अटेम्प्ट करें। कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करती हैं वो सामने करते हैं, सामने नहीं आती। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जब आप पूरा पेपर कर रहे होते हैं ना, तब सामने आती हैं। जैसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, हमेशा आपको पता होगा भैया किस रास्ते टॉपिक कौन सा है, हमेशा पता होगा। और एग्जाम में पहला मसला यही होगा, टॉपिक कौन सा है, तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सारे। तो इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। मेरी सजेशन है 5 दफा कर, नहीं तो कम से कम 3 दफा तो कर ही लेना, इससे कम नहीं। क्या प्रैक्टिस बोली भला? पूरा पास्ट पेपर डाउनलोड करके, जिस हद तक आप एग्जाम एनवायरनमेंट अपने घर में, लाइब्रेरी, जहां पे भी प्रैक्टिस करते हैं कर सके, उतना क्रिएट करके एक ही सीटिंग में आपने 3.25 घंटे बैठना है। ठीक है, और कोशिश करनी है वो टाइम वो हो जो या तो रात वाला हो या सुबह वाला, यानी जिस टाइम में आप पेपर देते हैं, ताकि दरमियान में कोई डिस्टर्बेंस, जैसे घर में बैठे हैं, गेस्ट वगैरह आ गए, खाने का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, ठीक है, वो थोड़ा सा फिर आप जब उठ के जाते हैं ना तो रीसेट होता है आपका सिस्टम। तो कोशिश करें कंसेक्टिव, एग्जैक्टली जितना क्लोज हो सके एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके प्रैक्टिस करना। ठीक है जी, 3.25 घंटे में 5 करेंगे जी, ये जरूर करना है। इसके बगैर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, इसके बगैर आप पेपर देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कॉलेज का मार्क होगा वो भी आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, ये ऑडिट डाटा, लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये बेसिकली उसने ना कंपैरिजन के लिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है वो पढ़ते हैं ना जब लेटर, तो सरसरी रीडिंग करते हैं, वो कहते हैं सर मैनेजमेंट लेटर और रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या फर्क है, एंगेजमेंट लेटर और मैनेजमेंट लेटर में क्या फर्क है। तो हमने क्या किया, सिंपल, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ऑलरेडी जो आपने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उनको कंपैरेटिव फॉर्म में आपके सामने रख दिया है, तो आपको क्लैरिटी के साथ पता चल जाए कि कौन सा लेटर का पर्पस क्या होता है। इसको एक दफा रीड कर ले, देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बल्कि रीड कर लिया होगा। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर कौन दे रहा है? सारे, ज्यादातर, बल्कि सारे लेटर जो है एक के अलावा ऑडिटर से क्लाइंट को जा रहे हैं या कुछ दूसरे लोगों को। और किसको दिया जाता है? एंगेजमेंट लेटर। और किसको दिया जाए? मैनेजमेंट, साइन दोनों के। कंफर्मेशन लेटर किसको दिया जाएगा? एक्सटर्नल पार्टियों को। 3-4 किस्म के हो, डेट रेगुलेटर, लॉयर्स वगैरह। रिप्रेजेंटेशन लेटर मैनेजमेंट से ऑडिटर के ऊपर, ये वाहिद लेटर है जो मैनेजमेंट से ऑडिटर को दिया जाता है।
वैसे प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का जो जवाब आता है ना, भेजेगा, सवाल भेजेगा ये इनकमिंग ऑडिटर, जो जवाब आएगा वो प्रीडिसेसर ऑडिटर टू ऑडिटर होगा। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर और दो चार, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्टैट्यूटरी ऑडिट में मेंबर्स की रिपोर्ट सेंड की जाती है, लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में हो सकता है डायरेक्टर्स को भी। और मैनेजमेंट लेटर या लेटर नहीं, हाँ ठीक है, ये भी ऑडिटर प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? मैनेजमेंट को। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बाकी आगे कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन है, सिंपल है, कोई इशू? कोई इशू? चलिए, इसके साथ ही हमारा सिलेबस हो गया यहाँ। एक मिनट एक कंसेप्ट रह गया। वो कंसेप्ट क्या वाला? ऑडिट रिस्क मॉडल हमने पढ़ा है कभी? ऑडिट रिस्क मॉडल, इन्हें ऑडिट रिस्क मॉडल पता ही नहीं क्या है। क्या होता है ऑडिट रिस्क के? कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। शाबाश। कौन कौन सा है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, एग्जाम्पल्स भी पढ़ी होंगी, और याद बिल्कुल भी नहीं होंगी इस वक्त। कंट्रोल रिस्क थोड़ी थोड़ी याद। अच्छा, कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एग्जाम्पल्स भी पढ़ी होगी। डिटेक्शन रिस्क डेफिनेशन पढ़ी होगी, एग्जाम। इसको तो डिटेल में पढ़ा था हमने। कहाँ डिटेल में पढ़ा था? 10 में भी, सैम्पलिंग में भी पढ़ा था। सैम्पलिंग का स्टार्ट डिटेक्शन रिस्क से हुआ था। वैसे ये कंसेप्ट जो डिस्कस हुआ ना ऑडिट रिस्क वाला, चैप्टर 10 में हुआ। हाँ, कंसेप्ट ठीक है, कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, कंसेप्ट नहीं डिस्कस करा दोबारा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखानी है, वो हमने सीखी है। वैसे ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, सीखी है ये आपको पता है? अच्छा, चलें फिर भी मैं अपना शक शुबा निकाल लूं, तो थोड़ा सा ना जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, असल में ये ऑडिट रिस्क की कैलकुलेशन के ऊपर बेस कर रहा है, जिसमें मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या आप ऑडिट रिस्क को कैलकुलेशन उसकी कर सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं ऑडिटर है सेट, ये चैप्टर 10 का है, गालबन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जी चैप्टर 10 का, ये 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। Auditor has set an overall level of acceptable audit risk in respect of a client of 10%. Acceptable level of audit risk कितना आ गया? 10%. Inherent risk has been assessed at 50% and control risk at 80%. अच्छा, इससे पहले जितनी भी डिस्कशन हुई है वो ये हुई है, इनहेरेंट रिस्क हाई है, लो है, कंट्रोल रिस्क हाई है, लो है, क्वांटिफिकेशन के ऊपर बात नहीं की। अमूमी तौर पे होती भी नहीं है क्योंकि ये जजमेंटल होती हैं चीजें, लेकिन अगर कंसेप्ट समझाने के लिए क्वांटिफिकेशन भी साथ ऐड कर दे तो प्रॉब्लम कोई नहीं। यहां पे उसने क्वांटिफिकेशन के साथ आपसे पूछा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 10% लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क। अगर ऑडिट रिस्क का लेवल 10% हो तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ऑडिटर 90% श्योर होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, ठीक है। और अगर ऑडिट रिस्क का लेवल 5% हो, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क 5% हो, इसका क्या मतलब होगा? ऑडिटर ने 95% श्योर होना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। ओके, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं ना कोई? यानी आपको बताया था वो स्टार्ट में कि रीजनेबल एश्योरेंस का लेवल होगा, और जो रीजनेबल एश्योरेंस हम ऑब्टेन नहीं करते वो क्या कहते हैं उसको? ऑडिट रिस्क है। याद है वो हमने ग्राफ सा बनाया था। तो 10%। अच्छा, अब एक सवाल, अगर इस कंसेप्ट समझ आया, ऑडिट रिस्क 10% हो, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क 10% हो, तो ऑडिटर को ज्यादा काम करना पड़ेगा या 5% हो तो ज्यादा हो? तो क्यों 5% क्यों? क्योंकि श्योरिटी लेवल उसने अब ज्यादा। शाबाश। इस पे थोड़ा सा आपको हैरान होना चाहिए कि नॉर्मली तो हमने पढ़ा था रिस्क हाई प्रोसीजर हाई, रिस्क लो प्रोसीजर लो। यहां पे ऑडिट रिस्क 10% है तो हमने प्रोसीजर कम परफॉर्म करना,
और एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क 5% है, तो प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने हैं। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक्सेप्टेबल है, शाबाश, यानी वो जितना एक्सेप्ट किया जा सकता है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो चलिए, ये 10% का मीनिंग समझ आ गया आपको? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन इज 10% का क्या मतलब था? कि 90% श्योर होना है हमने, और 5% का मतलब क्या? 5% श्योर। कह रहा है व्हाट लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क इज इंप्लाइड बाय दिस इंफॉर्मेशन। ये चीज कैलकुलेट करवानी, कैलकुलेट करें जरा, डिटेक्शन रिस्क का लेवल क्या है इससे। आपको लग रहा था कि ऑडिट रिस्क मॉडल जो ऊपर है लिखा हुआ, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, इसका मकसद ये है कि ऑडिट रिस्क कैलकुलेट करना है। आपको ये लग रहा था? ऑडिट रिस्क इक्वेशन पता ना क्या है? क्या है ऑडिट रिस्क इक्वेशन? ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं? आपको ये लग रहा है शायद इस इक्वेशन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ये वाली फिगर कैलकुलेट हो। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं कैलकुलेट करते। किस लिए कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट। तो बाकी 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या इक्वेशन की 4th वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं? जरा कैलकुलेट करके दिखाएं, क्या क्या है जी? 25%। जरा देखते हैं क्या आंसर 25% ही है? जी बिल्कुल 25% ही है। अब जरा सुने, एक तो 25% आ गया, फिर कह रहा है इफ द लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क वर ओनली 5%। अभी तो आपने 10% बोला ना ऑडिट, अगर ऑडिट रिस्क का लेवल 5% हो तो बताइए फिर डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? अब कैलकुलेट करें। 12.5 होगा। ओके, अब वो कह रहा है कि आपका डिटेक्शन रिस्क, अच्छा इस डिटेक्शन रिस्क का पूरा नाम पता है क्या है? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क। इसका पूरा नाम क्या है? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क। अब आपसे पूछ रहा है कि डिटेक्शन रिस्क डिक्रीज हो गया, इसका क्या इफेक्ट आएगा ऑडिट अप्रोच पे? तो पहला जो आपके जहन में कंसेप्ट आएगा ना जो गलत होगा, वो पता है क्या होगा? डिटेक्शन रिस्क कम हुआ, प्रोसीजर भी कम। डिटेक्शन रिस्क ज्यादा, प्रोसीजर। ये रूल है इनहेरेंट रिस्क के लिए, कंट्रोल रिस्क के लिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए। वो पूरे ऑर्डर में जो हाई रिस्क हाई प्रोसीजर हम करते रहे ना, वो क्या है भला? हाँ, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था। हाई रिस्क हाई प्रोसीजर जो हमने पढ़ा था वो क्या था? हाई इनहेरेंट रिस्क, हाई कंट्रोल रिस्क, या दोनों को मिलाएं तो हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डिटेक्शन रिस्क का पूरा नाम क्या है? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क। तो जब एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क कम होगा तो प्रोसीजर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये बस समझाना है आपको डिटेक्शन रिस्क का। देखिए समझ आता है? बस आपने ध्यान में ये रखना है डिटेक्शन रिस्क का पूरा नाम क्या है? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क। ये है पूरा कंसेप्ट। डन जी? कोई प्रॉब्लम? ये बस आखिरी था कंसेप्ट हमारा। सिलेबस हमारा मेरी तरफ से कंप्लीट। आप एक दफा चेक कर लीजिएगा बुक में कोई कंसेप्ट अगर रह गया हो तो बता दीजिएगा। हाँ, चेक डिजिट रह गया, चेक डिजिट, बिल्कुल अच्छा याद करवाया, चेक डिजिट। चलिए उसको भी कर लेते हैं। चेक पास कीजिएगा जरा, चेक डिजिट को सेटअप कर लीजिए। चलिए, चेक डिजिट सीखने के लिए ICAP की बुक का एक पेज है, ये आपके सामने रखा है। इसमें उसने कैलकुलेशन की हुई है। जैसे आज तक उसने पूछा नहीं, चांस कम है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है रिस्क नहीं ले सकते। कह रहा है बेसिक कोडिंग सिस्टम फॉर ए 5 डिजिट कोड एंड ए 6 डिजिट चेक डिजिट विल बी एडेड टू कंप्लीट द कोड। चेक डिजिट में होता क्या है? हमारे पास एक ओरिजिनल कोड होता है, हम उस ओरिजिनल कोड से एक नंबर कैलकुलेट करते हैं, और वो नंबर जो कैलकुलेट होता है वो चेक डिजिट कहलाता है। वो उस डिजिट के एंड में लगा दिया जाता है। अब होता क्या है, अब चूंकि हर सीक्वेंस का, हर नंबर का जो कॉम्बिनेशन चेंज होता है उसका फिर चेक डिजिट भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप कभी टाइप करते हुए गलती करें कोड में, तो चूंकि चेक डिजिट डिफरेंट होता है, तो वो आपका कोड आपको बता देगा कि भाई ये जो आपने कोड एंटर किया ये कोई और है, और जिसका जो चेक डिजिट बन रहा है एक और है, कहीं गलती
कोड कोई और है, गलती हुई है, दोबारा करें एंटर। चेक डिजिट एक एक्स्ट्रा कोड होता है जो ओरिजिनल कोड से कैलकुलेट किया जाता है और ओरिजिनल कोड के एंड में ऐड किया जाता है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनका लास्ट डिजिट जो है ना वो चेक डिजिट है, क्योंकि बैंक अकाउंट्स में अगर अमाउंट गलत एंटर हो जाए, किसी के अकाउंट में पैसे चले जाए, उसमें बहुत सबसे अहम चेक डिजिट का यूज बैंकिंग सेक्टर में है। तो वो पर्सन तो पैसे निकलवा के निकल जाएगा, बैंक के लिए फिर प्रॉब्लम होगी, इसीलिए चेक डिजिट यूज किया जाता है। इसमें अब सीखना क्या है हमने कि जो चेक डिजिट है यानी लास्ट डिजिट है कोड का, वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी बेसिक वर्किंग। तरीके बहुत से हैं, ठीक है, उसकी एक बेसिक वर्किंग। जैसे होता है बाइनरी सिस्टम, एक बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, और भी कोई होता है सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम होता है, उसमें क्या होते हैं 8, 0 से लेके 7 तक, उसमें 8 तो नहीं होता होगा, हाँ बिल्कुल। ये कोई सा भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, बाइनरी सिस्टम भी यूज करते हैं, ऑक्टल सिस्टम भी यूज करते हैं, आप मॉड्यूलस बोलते हैं उसको, मॉड्यूलस 5 भी यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस 8 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, 10 भी, 11 भी, कोई भी चाहे। कह रहे हैं फर्ज कीजिए कि हमारे पास कस्टमर का 5 डिजिट कोड है 2 3 4 6 7, ये एक ओरिजिनल कोड है, इसका चेक डिजिट कैलकुलेट करना है, बहुत आसान। कहता है इसको टेबल की शक्ल में लिख लो, आप भी लिख टेबल की शक्ल में, जरा लिखें 2 3 4 6 7, लिख लिया, और लास्ट वाला डिजिट लिख लें x, यानी आपने इसको इस तरीके से लिखना है, चेक डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं जी हम, 2 3 4 6 7, और एक और चेक डिजिट भी ऐड होगा ना, वो भी ऐड कर ले x। फिर क्या करना है, फिर रिवर्स काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, रिवर्स काउंटिंग हमेशा इसी तरह होगी। चेक डिजिट को साइन करना है 1 2 3 4 5 6, जैसे यहां पे उसने किया है, चेक डिजिट लिखा, ये x है, ये तो उसने आंसर भी लिख दिया, अज्यूम करें आंसर फिलहाल नहीं लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16 18 14, और ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं, ये x ही है। अब आपने देखना है इसका सम कितना है, x को काउंट नहीं करना, बाकी सब देखे सम कितना, कितना है जी 75। यहां से काम शुरू होता है मॉड्यूलस का। अगर तो आपका सिस्टम मॉड्यूलस 5 है तो आपने 5 का टेबल पढ़ना शुरू कर देना है कि 5 के टेबल में वो डिजिट जो कि हमारे सम के बाद आएगा वो कौन सा है, इमीडिएटली आफ्टर सम। हमारा सम कितना है 75 है, तो बताइए जरा अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 75 पूरा ही हो गया, इसका मतलब है हमें कोई आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका चेक डिजिट होगा 0, चेक डिजिट क्या होगा 0। अच्छा, और अगर मॉड्यूलस हो 8, फिर बताइए, फिर 8 का भाड़ा पड़े जरा, 8 8 72 8 88 नहीं 80 80 80 है, 80 आएगा। तो बताइए 75 में कितने ऐड करें तो 80 तक आ जाए, 5। चेक डिजिट क्या होगा 5। अब अगर मॉड्यूलस ऐसा उसने क्वेश्चन में यूज किया 11 है, इसका चेक डिजिट कैलकुलेट करें, क्या होगा, क्या होगा 77, और चेक टेबल बना लिया, कोड उधर लिख लिया, ये समझ आ गया। स्टेप 1 कोड लिखना है, स्टेप 2 वेट असाइन करने हैं, कर दिए, यहां समझ आ गया, पक्की बात कर रहे हैं। स्टेप 1 कोड, स्टेप 2 वेट असाइन किए, स्टेप 3 सम किया, यहां तक समझ आ गया, सम तक। हाँ, अब आगे आपने पहाड़ा पढ़ना, टेबल किसका पहाड़ा पढ़ना है उसने क्वेश्चन में बताया होगा। अगर कहेगा सिस्टम 11 के मुताबिक चेक डिजिट कैलकुलेट कर ले, आपने 11 का टेबल पढ़ना है।
अगर कहता है मॉड्यूलस सिस्टम 8 के मुताबिक चेक डिजिट कैलकुलेट करें, 8 का टेबल पढ़ेंगे। मॉड्यूलस सिस्टम अगर कहता है 6 के मुताबिक चेक डिजिट कैलकुलेट करें, फिर क्या करेंगे, 6 का डिजिट पढ़ा पढ़ लेंगे, टेबल आता ना। हाँ जी, यहाँ पे अब आपने सम किया तो क्या आंसर आया ऑलरेडी आपका 12 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 14, क्या आंसर आया 75। अब आपने फैसला करना है कि मैं टेबल कौन सा पढ़ूं। वो क्वेश्चन में क्या उसने खुद बताया होगा कि हमारी मर्जी है, बताया होगा। इस क्वेश्चन में उसने क्या बताया 11, तो 11 का टेबल पढ़े। क्या आप तो उर्दू में, हमने वो उर्दू में सीखे, पंजाबी में सीखे हुए हैं, तो मुझे आपके वाला पढ़ा नहीं आता। 11 एकम 11, 11 दूना 22, पढ़ते जाए, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पंजा 55, 11 छिका 66, 11 7 70। भाई यहाँ रुक जाए। जैसे ही वो क्रॉस किया हमने सम, आपने रुक जाना है। हाँ, क्योंकि हमारी लिमिट है 75, टोटल सम कितना है 75। वो कहता है आपने अपने एग्जिस्टिंग सम को आपने उस डिविजिबल अमाउंट के बराबर लेके जाना है। अब जो हमारी नेक्स्ट डिविजिबल अमाउंट है वो क्या आई 77, तो हमारा एग्जिस्टिंग सम है 75। 75 को 77 तक ले जाने के लिए जो डिजिट चाहिए वो आपका चेक डिजिट है, 2 चाहिए चेक डिजिट। ये बात समझ आई? नहीं, अब भी नहीं समझ आई। अब नहीं ना 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 ना, अब आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये तो आई कैप का क्वेश्चन है ना, अब एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अब अभी आपको कोड दिया जाएगा, उसका आपने चेक डिजिट कैलकुलेट करना होगा। चले, ये है अब आपका मॉड्यूलस 11 ही यूज करते हैं। चेक डिजिट है आपका 2 3 4 5 6। चेक करें जरा इसको, 2 3 4 5 6 चेक 2 3, उसने 2 3 4 6 7 बोला था ना। मैं आपको चेक डिजिट कोड दे रहा हूं 2 3 4 5 6। मॉड्यूलस 11 है, 4 5 6 मॉड्यूलस 11 है इसका। चेक कीजिए, वो डिस्प्ले गायब इसलिए कर दिया, उधर आंसर लिखा हुआ था। मैं भी चेक करता हूं। 2 3 4 2 3 4 5 6 तो 12 3 5 15 4 चौके 16 5 3 15 6 12 कितना आया 12 24 15 30 54 70 आ गया। 11 है x 11 7 77 7 7 आया, 7 ही आया चेक डिजिट। तो हमारा कोड कितना बन गया 2 3 4 5 6 7। अगर आपके पास टाइम हो तो इसके नंबर को चेंज करके देखें। जैसे जो 2 3 4 5 6 7 कोड है ना, इसको गलती से 2 4 3 5 6 7 करके देखें। आपको खुद करने की जरूरत है, करना चाहे तो कर ले, तो देखेंगे उसका चेक डिजिट डिफरेंट आएगा। तो वो कहेगा अच्छा भाई 2 4 3 5 6 7 का तो ये चेक डिजिट बनता ही नहीं है, आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। समझ रहे हैं सिस्टम कैसे काम कर रहा है? चले ये चले एक छोटा सा वैसे ही चले 1 2 3 इसका चेक डिजिट कैलकुलेट करें। मॉड्यूलस 5 है, मॉड्यूलस क्या है 5, तो इसका चेक डिजिट क्या होगा 1 2 3 4 4 2 3 6 3 2 6 6 6 2 12 12 4 16 था हमारा 5 था, 5 से 15 वो नीचे 5 का 20, हाँ 20। तो ये बाकी क्या हो गया 4, ताकि ये 5 का मल्टीपल आ जाए। और ये आ गया हमारा कोड 1 2 3 4।
समझ, इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। डन जी। चले, ये था हमारा चेक डिजिट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कर ले अब हम इंटरनल कंट्रोल का कैलकुलेशन को याद कर ले। अच्छा, कल वाली असाइनमेंट की आपने? कल जो असाइनमेंट कंट्रोल्स की दी थी आपको, चले कोई नहीं कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं डिस्कस। ये टाइटन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये नहीं दिया था आपको? ये क्वेश्चन होम असाइनमेंट के तौर पे, डिस्कस 3 कंट्रोल्स फॉर ईच चैलेंज फेस्ड बाय। हालांकि देखें, आपको पता है ये कंट्रोल वाला क्वेश्चन है कि ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो एक ही कंट्रोल के, एक ही वीकनेस के 3 कंट्रोल पूछ लेता है। असूली तौर पे तो उसे एक वीकनेस का एक कंट्रोल पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 पूछ ले हर वीकनेस के, या 3 पूछ ले, हालांकि उसने एक दफा पूछा, उसके बाद नहीं पूछा, उसको भी शायद एहसास हो गया कि कुछ ज्यादा ही हो गया है, ठीक है। अगर तो क्या हम बता सकते हैं? हाँ, मैं बताया था ना, उसी कंट्रोल से रिलेटेड आपने डिस्कशन करने हैं। हाँ, ठक ठक वाली बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा आइए इसको, मैं चाह रहा हूं कि वीकनेसेस डिस्कस कर लें हम, बाकी उसकी रिकमेंडेशन वगैरह तो आप बता ही देते हैं। वैसे उसने यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं पूछे, उसने सिर्फ कंट्रोल्स पूछे। करेक्ट, टाइटन प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑपरेट्स इन ए हाईली डिसेंट्रलाइज्ड मैनर with each of its 3 plants having significant autonomy over procurement process। पहला मसला तो मुझे यहीं पे नजर आ रहा है, हर प्लांट को उसने ऑटोनॉमी दिया परचेज करने की। TPL's procurement strategy emphasizes rapid sourcing to minimize production delays। वो कहता है जल्दी जल्दी परचेजिंग करनी है ताकि प्रोडक्शन में डिले ना हो, especially for high demand components critical to their manufacturing process। However, this autonomy has led to several challenges। बहुत से challenges भी हैं। अब आपने इन challenges के बारे में क्या बताना है? Controls। पहला दिन, several plants have entered into binding purchase agreements with vendors without proper authorization or approval। खुद बता दिया कि authorization या approval के बगैर ऑर्डर कर रहे हैं। Often exceeding their delegated financial। ये ले पहला कंट्रोल नहीं, पहला कंट्रोल क्या है जी? प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। दूसरा कंट्रोल क्या है? फाइनेंशियल लिमिट्स जो सेट की गई हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए, विद इन लिमिट्स ऑर्डर अप्रूव करने चाहिए। इन सम केसेस दीज अनऑथराइज्ड कमिटमेंट्स वर डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर द गुड्स हैड बीन डिलीवर्ड एंड इनवॉइसेस रिसीव्ड। कहता है गुड्स डिलीवर होने, इनवॉइस, गुड्स आ गई, इनवॉइस रिसीव हो गई, उसके बाद पता चला लीविंग द कंपनी विद सिग्निफिकेंट अनअप्रूव्ड फाइनेंशियल। तो इसका मतलब इसमें क्या करें हम कि जितनी भी आपने अप्रूवल लेनी है वो आपने रिसीविंग से डिस्पैच होने से पहले, यानी परचेज ऑर्डर इशू होने से पहले अप्रूवल लेनी चाहिए, बाद में नहीं बताना। तीनों सजेशंस आ गई, फिर से पहले सिस्टम में उसने क्या बोला? पहला मसला क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑथराइजेशन, अप्रूवल नहीं हो रही, उसका कंट्रोल पता। दूसरा मसला क्या है? अथॉरिटीज को एक्सीड किया जा रहा है। जैसे अगर कभी ले भी ली जाती है तो अथॉरिटी से एक्सीड किया जाता है, हम कहेंगे भाई अथॉरिटी के अंदर है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि अप्रूवल प्रोसेस जो एक्टिवेट, मतलब पता चलता है हमें जब चीजें आ चुकी है, जब दरवाजे पे चीजें होती है फिर पता चलता है ये भी मंगवाई थी। क्या करना चाहिए? पहले अप्रूवल लेनी चाहिए, मजीद भी चाहे अपनी तरफ से 2-3 बजट भी होना चाहिए, उसका अलग जिक्र नहीं है लेकिन उससे रेलिवेंट है। अगर फर्ज करें 4-5 पूछ लेता है, कभी पूछेगा नहीं। वैसे आप बजट की बात कर सकते हैं कि जब जितनी भी परचेंगे बजट हो। आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड, हर एक तो जो प्लांट को आपने अलग अलग अथॉरिटी दी हुई है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रखें। समझे? सेकंड, देयर हैव बीन इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ कोल्यूजन बिटवीन प्लांट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एंड सर्टेन वेंडर्स। वेंडर्स जिससे खरीद रहे हैं वो और जो प्रोक्योरमेंट वाला है वो आपस में मिलकर फ्रॉड, लीडिंग टू इन्फ्लेटेड प्राइसेस। अच्छा, इसका भी एक, वैसे अब हमने कोशिश करनी है जो कंट्रोल्स ऊपर बता दिया ना, चूंकि एक ही कंपनी है, वो कंट्रोल नीचे ना बताए। तो इसका अब क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप कि वो मिल गया कोल्यूजन कर रहे हैं, सेग्रीगेशन ड्यूटी कर रहे हैं। भाई सिर्फ एक पर्सन परचेज ऑफिसर को ना, इसमें दूसरे पर्सन को भी इन्वॉल्व करो प्रोसेस में, ताकि सेग्रीगेशन ड्यूटी हो जाए, फिर मिलकर फ्रॉड करना मुश्किल होता है। ऐसा ही है ना, सेग्रीगेशन ड्यूटीज हो जाए एक ये, और क्या है, इन्फ्लेटेड प्राइस है, इसका क्या कंट्रोल होना चाहिए?
कहाँ कोटेशंस कॉल करो, कोटेशंस कॉल करो। और क्या कंट्रोल हो सकता है? वेंडर की लिस्ट बनाओ, अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट बनाओ। ये चीज अब मुझे एहसास हुआ कि हालात ठीक है, वेंडर लिस्ट बनाओ। एक और भी है जिसका कभी जिक्र नहीं है, प्रैक्टिकल है, कि जब सामान आ जाए उसके बाद मार्केट से इंडिपेंडेंट पर्सन प्राइस चेक करे कि ये मार्केट प्राइस है कि नहीं, क्योंकि इसने जो मसला बताया वो क्या है? इन्फ्लेटेड प्राइस। तो हमने इनका कार्टेल तोड़ना है इन दोनों लोगों का। बल्कि एक और भी कंट्रोल है, वो अब मजे की बात बताता हूं आप, उसे आपको कंट्रोल समझने में हेल्प मिलेगी। एक कंपनी का जो था सुपरवाइजर, जो पेरोल शीट बनाने वाला पर्सन था, वो चेंज हुआ। उसके बाद कंपनी के पेरोल एक्सपेंसेस अचानक कम हो गए। पेरोल सुपरवाइजर चेंज हुआ, ऐसे अचानक कम हो गए। क्यों? वो फ्रॉड करा, फेक एम्प्लॉय करा, नए वाले निज़ार है, उसको पता ही नहीं था, वरना शायद वो भी कंटिन्यू करता, उसे पता ही नहीं था। तो इसीलिए एक बड़ा कॉमन कंट्रोल होता है, हर जगह पे अप्लाई होता है। जैसे सेग्रीगेशन ड्यूटी आपने देखा है ना, वो क्या कंट्रोल है भला? कंपेयर करो और रोटेशन करो एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज की रोटेशन करते रहो, किसी एक जगह पे एम्प्लॉय को पक्का ना बैठने दो, रोटेशन करते रहो। ठीक है, जैसे वो पुलिस में होता है ना, इलाकों के उसमें तबादला करते रहते हैं, वरना एक ही बंदा उस इलाके के सारे मुजरिमों का पता है, डीलिंग हो सकती है। तो हर साल रोटेशन कर, किसी साल तो कोई ईमानदार बंदा आएगा, हल कर देगा मसला जो भी उधर करप्शन वगैरह का। तो रोटेशन कर दें, इसमें रोटेशन भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो आपका वेयर हाउस मैनेजर वेंडर के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा है, क्या हल है इसका? चेंज। और क्या? सेग्रीगेशन ड्यूटीज कर दे। और क्या? हाँ, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स की। और क्या है? हाँ, प्राइसेस का कंपैरिजन कर। ये सारे कंट्रोल्स हैं, सारे कंट्रोल्स हैं। सो थोड़ा सा आपने सोचना है, आपको एक लाइन मिल जाए ना, उसके ऊपर आगे चल के मजीद कंट्रोल्स ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मसला एक ही होगा, उस मसले को हल करने के लिए कह रहे हैं मुझे डिफरेंट कंट्रोल्स बताओ। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेंडर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। ये लो पहला कंट्रोल, तो अभी लो, इधर ही लो। क्या? हाँ, वेंडर्स को वैल्यूएट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा तो नहीं जो आया चीज बेच के चला जाए, रेडी वाले से थोड़ी चीजें खरीद लेनी है। ये उसने आपको पहले बताया, थोड़ा सा गौर करें ना, आपको उसके अंदर से मसले निकलना चाहिए। लेकिन अमूमी तौर पे फर्स्ट टाइम में नहीं पता चलता, आपको बता दूं, एग्जाम में बैठ के फर्स्ट रीडिंग में आपको सारे मसले नहीं पता, ये पक्की बात है। लेकिन सेकंड रीडिंग करेंगे तो आइडेंटिफाई सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये भी तकरीबन पक्की बात है, अगर आपने पढ़ा हुआ असाइनमेंट किया। ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्ड। फिर इसके बाद, सम वेंडर्स हैव बीन अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप रादर देन ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो पर्सनल रिलेशनशिप, इसमें रोटेशन की बात कर सकते हैं। जब एम्प्लॉइज रोटेट होंगे तो अगर किसी का पर्सनल रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा। दिस हैज रिजल्टेड इन पुअर सप्लायर परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंट डिलेज एंड इनकंसिस्टेंट प्राइसिंग, with some plants paying significantly more than for same goods and services than other। अब दूसरा मसला है फ्रीक्वेंट डिलेज। इस पर्सनल रिलेशनशिप को कैसे आपने हल किया? पर्सनल रिलेशनशिप वाला मसला था ना, एम्प्लॉय रोटेशन से हल हो जाएगा। या हम उनसे कहेंगे डिस्क्लोज करो अगर तुम्हारा किसी सप्लाई का पर्सनल रिलेशनशिप है, जिसका पर्सनल रिलेशनशिप वो साइड में कर देंगे। कंपनी लॉ ये रिक्वायर करता होता है ऑफिसर से भी, आपने डायरेक्टर वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, ऑफिसर को भी, जो कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं उनके रिलेशनशिप है डिस्क्लोज करें। अच्छा, ये वाला जो मसला है कौन सा है? डिले, फ्रीक्वेंट डिलेज। इसका क्या करेंगे? स्ट्रिक्ट डेडलाइन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाए और उसकी कंप्लायंस इंश्योर करें। सप्लायर से कहें कि जी अगर डिले किया डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक डैमेजेस क्लॉज ऐड करवाई जाती है। डैमेजेस क्लॉज आपके ख्याल में क्या डिस्करेज करेगी डिलेज को? बिल्कुल। इनकंसिस्टेंट प्राइसिंग क्या है? किसी की प्राइस कम, किसी की ज्यादा, किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्राइस कम है, किसी के ज्यादा। तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मल अप्रूवल और मार्केट रेट के साथ कंपैरिजन करें। ऑथोराइज्ड रेट लिस्ट, वैसे सेलिंग की रेट लिस्ट ऑथोराइज होती है, बाइंग की अमूमी तौर पे नहीं, लेकिन ऑथोराइजेशन ले आप मार्केट के साथ कंपेयर करें। बाइंग करनी होती है ना तो उसमें मार्केट रेट आता है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस, सेल प्राइस डिसाइड करना हमारे कंट्रोल में है, जो बाय कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में, तो उसका मार्केट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ उसने मसाइल बताए हैं, आपने मसला पकड़ना है, उस इंफॉर्मेशन उसने कैसे दी है और उस मसले के मुताबिक, एक मसला है तो उसी से रिलेटेड 2-3 कंट्रोल हो जाएंगे। अगर उसने 2-3 मसले बताए हैं, हर मसले का कोशिश करें कोई कंट्रोल बताए। ठीक है, ये बात समझ, इसको मैं कह रहा था ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी, मल्टीपलेशन। ठीक है, इसके बाद फिर एक और केस स्टडी, अब ये निस्बतन आसान लगेगी आपको। ये कौन सी केस स्टडी है जी आई कैप की? अगर किसी स्टूडेंट की क्लास, आपकी क्लास है आज, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर है, थोड़ा सा 10 मिनट मुझे दे दें, क्लास नहीं है इसके बाद आपकी कोई, आप फ्री हैं? आओ चलें, ठीक है, इस केस स्टडी डिस्कस कर लें, फिर मैं दिल कर रहा है इसको डिस्कस कर लें हैं। हाँ शाबाश, कह रहे लेकिन ये तकरीबन 10-15 मिनट में ये 2 केस स्टडीज हैं, डिस्कस हो जाएंगी। कह रहे आइडेंटिफाई एनी 6 वीकनेस, ये तो उसने बहुत अच्छा किया, 6 मेंशन कर दिया, इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ सीएल एंड देयर पोटेंशियल इफेक्ट्स। कह रहे वीकनेस बताओ, उसका इफेक्ट बताओ, आल्सो गिव योर रिकमेंडेशन टू ओवरकम दीज वीकनेसेस। शुक्र है उसने एक ही वीकनेस की एक ही रिकमेंडेशन पूछी है, ये नहीं कहा मुझे 2-2 बताओ, ये नहीं कहा मुझे 3-3 बताओ। ठीक है जी, आइए जरा अब देखते हैं इसको। कार्डेनो लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ असेंबलिंग मोटर बाइक्स। कोई सिस्टम में वीकनेस, ये तो अभी सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा, कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहा। CL has fully integrated computerized counting system, गुड थिंग या बैड थिंग? गुड थिंग। शुक्र है आधा मैनुअल आधा कंप्यूटराइज नहीं कर रहा, वो 1-2 केस स्टडी में उसने ऐसे करवाया था, आधा काम मैनुअल और आधा कंप्यूटराइज। You have been given the responsibility for reviewing internal controls relating to procurement. अब ये गुड थिंग होगी क्या? अब इंटीग्रेटेड केस स्टडी नहीं है, सिर्फ परचेज की बात कर रहा है। और दूसरी गुड थिंग क्या है कि मल्टीपल कंट्रोल नहीं पूछ रहा है एक वीकनेस के, एक ही कंट्रोल। In this respect, you have gathered following information: ordering of inventory, approved supplier list is maintained in computerized accounting system. Good या bad? Good. The list was last reviewed for changes 2 years ago. क्यों bad? However, during the intervening period, any supplier whose performance is not satisfactory is timely removed from the list. Good या bad? ये good है. As a control measure, the list is accessible and editable only by the employees of procurement department. Procurement वाले को ही approved supplier की list maintain करनी चाहिए क्या? Segregation of duties नहीं है। अच्छा, ये accessible हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एडिटेबल का मतलब है अपनी मर्जी से ऐड कर देंगे। 2 प्रॉब्लम आ गई, सजेशन बता देंगे ना, इनको रीड ओनली एक्सेस मिले और वो लिस्ट आप पीरियडिकली अपडेट करें ताकि नए सप्लायर, अच्छे जो सप्लायर ऐड हो रहे हैं वो लिस्ट में ऐड हो। एक ही नहीं, इसमें एक नहीं 2 हैं। देखें, किसी पॉइंट में हो सकता है कोई भी वीकनेस ना मिले, किसी में हो सकता है 2 मिल जाए। यहां पे हमें 2 प्रॉब्लम्स मिली है, दोनों लिखेंगे। पहली प्रॉब्लम क्या है? लिस्ट अपडेट नहीं हो रही, ये अलग है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? लिस्ट एडिटेबल। नेक्स्ट, इन्वेंटरी कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ सीएल जनरेट्स ए न्यूमेरिकली सीक्वेंस परचेज रिक्विजिशन। गुड या बैड? When the quantity of a particular inventory item reaches reorder level, good या bad? लेवल मेंटेन होना अच्छी बात है कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। जरूरत पड़े में इन्वेंटरी परचेज रिक्विजिशन इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्डेड विद इन द कंप्यूटराइज्ड काउंटिंग सिस्टम टू द परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ये भी गुड या बैड? तो इसमें तो मुझे कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऊपर में 2 दे सकता है, नीचे हो सकता है कोई भी ना हो, एंड पे जाके वो देता होता है ज्यादा अमूमी तौर पे, इसमें पता नहीं क्या करता है। कह रहे फॉर ऑल रेगुलर एंड रूटीन ऑर्डर्स procurement department reviews the purchase requisition and selects a supplier from the approved suppliers list. अक्कड़ बक्कड़ हमें वो 80-90 पूरा ये सप्लायर इसको परचेज करने, ऐसे कर रहा है ऐसे रहा है, करना नहीं चाहिए ऐसे, उसे खुद सिलेक्ट कर लेना चाहिए, इसको हमने ऑर्डर इशू करना है। फिर तो वही फेवरेटिज्म वाली बात आ जाएगी। क्या करना चाहिए? कोटेशंस आनी चाहिए, ये चीज कोटेशन वाला प्रॉब्लम। कोटेशन
Purchase order having a unique sequential order number is then generated for the selected supplier. कह रहे इसको परचेज ऑर्डर हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इसकी, कोटेशंस की। आगे चलते हैं। फॉर लार्ज और आउट ऑफ ऑर्डिनरी परचेजेस ए टेंडरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. Procurement manager invites tenders through an advertisement in the newspaper and the supplier offering the lowest price is selected by the procurement manager in consultation with head of procurement. इसमें क्या प्रॉब्लम है, हाँ क्वालिटी को देखिए, सिर्फ लोएस्ट प्राइसेस। मार्केट में हर चीज की क्वालिटी मौजूद है, तो सिर्फ प्राइस थोड़ी देखनी है, क्वालिटी भी देखनी है, ऐसे ही है ना। तो सिर्फ लोएस्ट क्राइटेरिया अप्रोप्रिएट नहीं है, सिर्फ प्राइस की बेस पे नहीं, एक्सपीरियंस, क्वालिटी, मार्केट रेपुटेशन, वेंडर को सेलेक्ट करते हुए ये भी देखना है, नहीं देखना। ओके। व्हेन इन्वेंट्री आइटम आर रिसीव्ड, 4 हो गए ना, द ऑफिसर इन आईसीडी, आईसीडी क्या था, आईसीडी किसका ऊपर, इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट, कंफर्म्स दैट द इन्वेंट्री एग्रीज टू द परचेज ऑर्डर। ये लो, अब बताइए, इन्वेंट्री टू द परचेज ऑर्डर यानी क्वांटिटी मैच कर रहा है, क्वालिटी के बारे में क्लियरली नहीं बता रहा, क्वालिटी के बारे में साइलेंट। क्या एज्यूम करें, क्या क्वालिटी की इंस्पेक्शन हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, क्लैरिटी के साथ उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बताया था आईकैप क्लैरिटी के साथ नहीं बताता। यहाँ पे ये भी एज्यूम कर सकते, आप एक स्टूडेंट कहेगा सर परचेज ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है, तो उधर परचेज ऑर्डर में क्वालिटी भी तो लिखी होगी, क्वांटिटी भी लिखी होगी, लेकिन रिसीविंग में क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना हमारा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है, ये क्लैरिटी के साथ लिखना चाहिए। अगर नहीं लिख रहा तो आप इसको वीकनेस के तौर पे आइडेंटिफाई करें। तो फिफ्थ वीकनेस हमारी क्या हुई कि चीजें रिसीव होते हुए इंस्पेक्शन, इट अपीयर्स दैट quality of inventory is not inspected at time of receipt of goods. फिर the CAS computerized counting system is then updated to confirm receipt of inventory and an electronically numerically sequenced good receipt note is generated. Physical inventory items are then transferred to store. यहाँ पे क्या है, confirm हो गया inventory received, officer confirm the inventory agrees to the purchase, the computer system then updated, computer update हो गया, ठीक है, रिसीट इन्वेंट्री आ गई, इलेक्ट्रॉनिकली गुड्स रिसीट नोट जनरेट हो गया, तो ये ठीक हो रहा है। लेकिन हमारे हुआ है 5, एक वीकनेस रह गई है, क्या करें, फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं हो रही, नहीं वो बात हमने कर दिया। इसमें क्या फिट करें, अब आपको एक आधा फिट करना पड़ेगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, इन्होंने एक पॉइंट दिया, हाँ ये अच्छा पॉइंट दिया। अच्छा, उन्होंने कहा सर जो रेगुलर और रूटीन ऑर्डर है वो तो ठीक है, लेकिन जो लार्ज और आउट ऑफ द ऑर्डर है ये उनको प्रोक्योरमेंट वालों को ये सीएफओ या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेनी चाहिए, इससे इसमें हायर अथॉरिटी की अप्रूवल आने। जो लार्ज ऑर्डर हैं, जो लार्ज ऑर्डर हैं उनकी हायर अथॉरिटी से कोई एक सेकंड लेयर ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, सेकंड लेयर ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए जो अप्रूवल करे लार्ज ऑर्डर। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारा एक ये थोड़ा सा कह लें कि हम इसको इसमें लिबर्टी ले रहे हैं कि क्लैरिटी के साथ, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसे होता है, याद रखिएगा। हमारा क्लाइंट था, उसमें परचेज करने के लिए 4 डिपार्टमेंट्स थे, 4 डिपार्टमेंट वहाँ पे, लेकिन उसने लेयर्स इस तरीके से नहीं बनाई हुई थी कि छोटी अमाउंट का ये अप्रूवल होगी, बड़ी अमाउंट, उसने टाइप ऑफ इन्वेंट्री वाइज लेयर बनाई हुई थी। डिफरेंट इंजीनियर थे, एक इंजीनियर एसी की परचेज का माहिर है, उसको एसी की परचेजिंग का काम दे दिया, दूसरा बंदा जो है वो फर्नीचर की परचेजिंग का माहिर है। उस तरीके से उन्होंने अपने नेचर ऑफ बिजनेस के लिहाज से सेग्रीगेशन की थी। तो बहरहाल ये बिल्कुल लार्ज आइटम्स की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऐड होनी चाहिए, ये भी ठीक है जी, पूरे हो गए। ऐसे 5 तो हमने ठीक किया, छठा थोड़ा सा हमने ना थोड़ा लिबर्टी लिया, लेकिन मसला है ठीक है। और इवन आईकैप के सोल्यूशन में भी ये लिखा हुआ कि सेकंड अथॉरिटी में होना चाहिए, सेकंड अथॉरिटी को भी ऐड करना चाहिए लार्ज ऑर्डर के केस में, ठीक है जी।
ये भी एक कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आखिरी सवाल, इस सेशन के आखिरी लेक्चर के आखिरी केस स्टडी, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंट्रोल वीकनेस इन सेल्स एंड रिसीवल प्रोसेस ऑफ एसपीएल अलोंग विद देयर पॉसिबल इफेक्ट एंड गिव योर रिकमेंडेशन। आपको पता है सबसे अहम चीज तो डोर का सिरा पकड़ना है, वीकनेस पता चल जाए ना तो रिकमेंडेशन भी दे देंगे हम, तो इम्पैक्ट भी पता। Carry out the job in charge on the audit of Samper Private Limited engaged in the production and marketing of textile products. कोई वीकनेस यहाँ तो सिस्टम ही नहीं बताया, वीकनेस क्या आएगी। Your team has performed a walkthrough of the sales and receivable process, which is summarized as follows. क्या? SPL has employed a sales representative who is responsible for finding new customer and taking orders from all customers. Sales representative पॉइंट किया, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्रेडिट लिमिट, हाँ सेट, हाँ वो क्रेडिट लिमिट के लिए उसने नहीं बताया, क्रेडिट लिमिट के लिए अलग से कोई पर्सन है कि नहीं। हाँ तो ये क्रेडिट लिमिट अलग से, ये काम इसको दे दे सारी सेट, ये प्रॉब्लम नहीं हमें, लेकिन जो क्रेडिट लिमिट सेट होनी चाहिए वो इसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को नहीं करनी चाहिए, अलग पर्सन को करनी चाहिए। भाई ऐसा ही है ना, देखिए उसने क्वेश्चन में क्लियरली जिक्र नहीं किया कि क्रेडिट लिमिट इज नॉट, लेकिन सेल का सारा काम एक ही बंदे को दे दिया, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्रेडिट लिमिट भी वो चेक कर रहा होगा। क्या आगे मेंशन है? चले इसको फिलहाल नोट कर लेते हैं, हम अलग से नोट कर लेते हैं। आपको पता है आंसर सोल्यूशन तैयार करना है, वो तो हमने सारा क्वेश्चन करने के बाद ही करना, पढ़ने के बाद। Orders are recorded on a pre-numbered order from duly signed by the customer. Good thing, bad thing? After taking the customer order, sales representative mention the maximum credit limit. हाँ तो वही कह दिया ना उसने, क्लैरिटी के साथ कह दिया, गुड न्यूज हो गई। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा है, सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं है, क्रेडिट डिपार्टमेंट को करनी चाहिए। दूसरा, आफ्टर वर्बली कंफर्मिंग देम विद द डायरेक्टर ऑपरेशन ऑन द ऑर्डर फॉर्म, रिटर्न होना चाहिए, वर्बली कोई काम नहीं, डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न होनी चाहिए। दो प्रॉब्लम्स। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देन फॉरवर्ड्स वन कॉपी ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द वेयरहाउस एंड अनदर कॉपी टू द फैक्ट्री अकाउंटेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो दो प्रॉब्लम हमारे सामने, एक सेग्रीगेटेड और दूसरा रिटर्न। नेक्स्ट, वेयरहाउस सुपरवाइजर डिस्पैचेस द कंप्लीटेड ऑर्डर फ्रॉम द वेयरहाउस accompanied by manually prepared P number delivery note. He keeps a copy of the delivery note and sends another to factory accountant. इसमें दो प्रॉब्लम्स है जिनका उसने क्लियरली जिक्र नहीं किया। अब ये मैं जाती तौर पे मेरे ख्याल में क्योंकि क्लियरली जिक्र नहीं किया तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल आई कैप के गोल है। पहला इशू, उसने डिस्पैच किया है, क्या उसे जो सेल्स ऑर्डर के साथ क्वांटिटी डिस्पैच को मैच करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया। मेंशन नहीं किया तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करें, परफॉर्म नहीं हो रही। हालांकि हमारा जनरल रूल ये होता है कि जो चीज मेंशन नहीं है वो उसका मतलब ठीक है, वो मसला ही नहीं है। लेकिन कंट्रोल में जब कंट्रोल्स कहे ज्यादा आइडेंटिफाई करने को, स्पेसिफिकली कम मेंशन हो, तो जो चीज जिक्र नहीं होता उसे फिर हम क्या अज्यूम करते हैं, परफॉर्म नहीं हो रही। समझ रहे हैं? मजबूरी है हमारी, क्या करें, वीकनेस और पूरी नहीं होंगी। वीकनेस और जो चीज मेंशन नहीं करता, अमूमी तौर पे हमारी असम्पशन क्या होती है, केस स्टडी में वो ठीक चल रही है भाई, हमने केस स्टडी के मुताबिक। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस वाहद प्रॉब्लम है जिसमें कोई एक्टिविटी का परफॉर्म ना होना भी वीकनेस होती है ना। तो अगर किसी एक्टिविटी का जो होनी चाहिए नहीं जिक्र, तो वो भी हम वीकनेस के तौर पर लिखेंगे। लेकिन याद रखें ये तब करना है जब आपके जेन्युइन तरीके से, मतलब एक्सप्लिसिटली रिस्क पूरे ना हो रहे हो तब। तो यहां पे एक उसने नहीं मेंशन किया कि पर सेल्स ऑर्डर के साथ कंपेयर कर रहा है कि नहीं, और दूसरा उसे कस्टमर से गुड डिस्पैच नोट के ऊपर साइन भी तो लेने चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर, वो भी जिक्र नहीं कर रहा। ये नॉर्मल केस स्टडी में मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं करता इस तरह के इश्यूज को, क्योंकि क्वेश्चन में इसका जिक्र ही नहीं। लेकिन चूंकि इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की केस स्टडी है, इसमें थोड़ा हमें आई कैप का मसला है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, लेकिन मसला आपको आएगा। इशू ये आई कैप के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ये मैं ज्यादा नहीं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता, बहरहाल छोड़े, ठीक नहीं बना। ये रिकॉर्डिंग को गोली मारे, ये ठीक नहीं बना। एक प्रोफेशनलिज्म होता है, इस वजह से वो हम अल्फाज इस्तेमाल नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं ना जब बात, कभी कभी ऐसा। लेकिन बहरहाल
लेकिन बहरहाल अब लेटेस्ट क्वेश्चन में ये मसला निस्बतन कम है। आपने देखा अभी लेटेस्ट, ये पुराना क्वेश्चन है, कोई मेरा 7-8 साल पुराना क्वेश्चन होगा, 6-7 19 का, 6 साल 5 साल 6 साल पुराना। नेक्स्ट, फिर इसके बाद ये सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला, थर्ड, वेयरहाउस सुपरवाइजर डिस्पैचेस द कंप्लीटेड ऑर्डर फ्रॉम द वेयरहाउस अकम्पनीड बाय, ये हो गया। अच्छा, फैक्ट्री अकाउंटेंट मैनुअली प्रिपेयर्स ए प्री नंबर्ड इनवॉइस, चार वीकनेसेस हो गई ना हमारी। फैक्ट्री अकाउंटेंट मैनुअली प्रिपेयर्स ए प्री नंबर्ड इनवॉइस यूजिंग द डिटेल्स मेंशन ऑन द ऑर्डर फॉर्म। ये ले, वो इनवॉइस प्रिपेयर कर रहा है किसकी बेस पे, हालांकि किसकी बेस पे करनी चाहिए, डिस्पैच नोट की बेस पे, ताकि पता चले एक्चुअली कितना डिस्पैच किया है, उसकी बेस पे होनी चाहिए रिगार्डिंग। इनवॉइस इसी बेस पे बनती है ना। परचेज का केस है तो इनवॉइस जीआरएन की बेस पे बनेगी, सेल का केस है तो किस बेस पे बननी चाहिए, जीडीएन की बेस। पांचवी गलती, फैक्ट्री अकाउंटेंट आल्सो इंश्योर दैट द कस्टमर शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आफ्टर द न्यू ऑर्डर। अच्छा, ये वाला कंट्रोल है ठीक, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट लिमिट चेक होनी चाहिए सेल्स ऑर्डर अप्रूव होने से पहले, और ये कब हो रही है, कंट्रोल ठीक है लेकिन लेट है। अगर वो लिमिट से ज्यादा अप्रूव, अब क्या कर लेंगे भाई, अब तो आपने ऑर्डर एग्री कर लिया। 6 वीकनेसेस, फैक्ट्री अकाउंटेंट नॉर्मली सेंड्स one copy of invoice to customer along with delivery note and keeps the second copy along with order form in the record of accounts department. However, due to delay in receiving the order information, invoice is sometimes sent after the delivery. अब यहां पे भी प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, डिले इन रिसीविंग द ऑर्डर इंफॉर्मेशन। तो क्या कंट्रोल होना चाहिए इसका, कि ऑर्डर जो हो रहे हैं, ऑर्डर इंफॉर्मेशन वो टाइमली बेसिस के ऊपर गुड डिस्पैच, और गुड डिस्पैच से इनवाइसिंग यानी अकाउंटेंट के पास पहुंचनी चाहिए। डिले को रिमूव करना है, डिले को रिमूव करना। 6-7 हो गई। ईच फ्राइडे फैक्ट्री अकाउंटेंट इनपुट्स द वीक्स इनवाइसेस इनटू कंप्यूटराइज्ड काउंटिंग सॉफ्टवेयर। गलत, क्या बोला, ईच फ्राइडे नहीं, हर, वरना आपको ये एंड पे, क्योंकि जब तक सिस्टम में एंट्री नहीं ना इनवाइसेस की करेंगे, परचेज रिकॉर्ड नहीं होनी, और वो हर हफ्ते कर रहा है, इसका मतलब है ये एंड अगर आ गया ट्यूसडे को, तो वो तो नहीं रिकॉर्ड होगी, वो तो जाके रिकॉर्ड होगी आगे बाद में। कितने हो गए, 9 हो गए, कितनी वीकनेस हुई, 7, कितनी हुई, 8 हुई। At each month end, factory accountant prepares age analysis and follow up with customer who have not paid within their credit time. Again, ये अगर कोई कस्टमर ने की ओवरड्यू हुई है ना इनवाइस, उसे मंथली बेसिस पे नहीं, बल्कि जैसे ही इनवाइस ओवरड्यू हुई है फौरन फॉलो अप होना चाहिए। कस्टमर की ड्यू डेट थी 5 तारीख को उसने पेमेंट नहीं की, फॉलो अप कब करना खुद बताएं, 5-6 को करें, 7 को करें, वो मंथ एंड पे कर रहा है। ये 2 प्रॉब्लम, यानी कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा, कर रहा, लेकिन टाइमली नहीं कर रहा। जैसे एक क्वेश्चन में था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है, अगर किसी महीने प्रिपेयर नहीं होती तो अगले महीने हो जाती है। उनका भाई क्यों नहीं हो रही अगले महीने, टाइम नहीं होनी चाहिए, हर महीने होनी चाहिए। डन जी। चलिए, ये था हमारी आखिरी केस स्टडी ऑडिट की। अब मेरी तरफ से तो मैं मुतमिन हूँ कि जो टॉपिक्स करवाए हैं उनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस और केस स्टडी करवाई है, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 2 या 1 पेपर है, वो कोशिश करिए कि वॉल्यूम 2 में जो ऐसी केस स्टडीज हैं जो हमने क्लास में प्रैक्टिस नहीं की, वो भी करें, रिटन फॉर्म में करें। और अगर टाइम कम है तो वर्बली पढ़ लें। और जो फ्रेश स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या जिनके 3 पेपर हैं, उनको भी चाहिए हो सके तो जो केस स्टडीज हमने नहीं ना अटेम्प्ट की, उनको ज़बानी कलामी पढ़ लें, रिटन में ना करें, चाहे रिटन ना करें, ज़बानी कलामी कम से कम पढ़ लें। और रोज की कम से कम 2 केस स्टडी रिटन फॉर्म में आपने करते रहना, कोई सी अपनी मर्जी की। बाकी की केस स्टडी आप रीड कर लें, रोज की कम से कम आपने 2 केस स्टडीज रिटन फॉर्म में करेंगे जी, लाजमी। ये अगले पूरे 30 दिन ये काम करेंगे, ठीक है। आज शाम तक आपको जो एक सजेस्टेड रिवीजन प्लान हम शेयर कर देंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं, या अपना भी बना के यूज कर सकते हैं, या हमारे वाले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना है, कोशिश करें, और डेली कम से कम 2 केस स्टडीज आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। डन जी। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें।
चलिए आज का लेक्चर ये हमारा आखिरी लेक्चर था। इसके बाद कुछ मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए ना सिमुलेशन लेटेस्ट जो पेपर हुए ना कंप्लीट पेपर एक सेटिंग में करने के लिए कोई हम 2-3 क्लासेस कंडक्ट करवा लें, उसका मैसेज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। आज हमारा आखिरी लेक्चर है, कल कोई क्लास नहीं होनी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।